हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर यूपी पीसीएस 2021 आरओ एआरओ 2021 की प्रिपरेशन करा रहा हूं। और हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के अंदर हम पढ़ रहे थे वैदिक समाज। वैदिक समाज के बारे में मैं आज की वीडियो में डिस्कशन करूंगा और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है उन पर बात करेंगे। हम जो हमारी पिछली वीडियो थी उसको भी अनुवर्त करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे हम पढ़ रहे थे ऋग्वैदिक समाज। ऋग्वैदिक समाज मैंने बताया था, ऋग्वैदिक समाज को जानने का या इसके इतिहास को जानने का हमारे पास एकमात्र स्रोत है, और वो क्या है? वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर जो भी हमें डाटा मिलता है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसी से हम जो है ऋग्वैदिक समाज का पता लगाते हैं। ऋग्वैदिक समाज में क्या था? यहाँ के जो आरंभिक जो चरण था, जब 1500 ईस्वी में 1500 BC के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता 1500 BC के आसपास जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है। तो भारत के इतिहास में एक हम नई संस्कृति का उदय देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं वैदिक समाज। क्या बोलते हैं उसको? वैदिक समाज। और यह एक ऐसा समाज था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वैदिक समाज जो था वो बिल्कुल ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ जो आरंभिक आर्य थे वो भ्रमणशील थे, स्थिर नहीं थे, और छोटे छोटे जन या कबीलों में रहते थे, और एक दूसरे कबीले आपस में लड़ते रहते थे। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो निर्वाह मूलक थी। निर्वाह मूलक मतलब जितना खाते हैं उतना ही कमाते थे वो लोग, कुछ भी बचत नहीं करते। ऐसी अर्थव्यवस्था को निर्वाह मूलक अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जो यहाँ की अर्थव्यवस्था थी वो वस्तु विनिमय पर आधारित थी। वस्तु विनिमय मतलब अदला बदली, वस्तुओं की अदला बदली, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त कर लेना, उस पर आधारित थी। और एक ऐसा राज्य जहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली हो, कोई मुद्रा का कोई साक्ष्य नहीं था, और यहाँ पर राज्य या कोई राजा का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। ऋग्वेद में हमें जो है एक शब्द मिलता है, राजन। राजन शब्द जो था वो छोटे छोटे जो जन थे, जन या कबीला, जो कबीले थे उनको जन कहा जाता था, और जो इसका मुखिया होता था उसको राजन बोलते थे, राजन। लेकिन ये राजन जो था ये एक असीमित अधिकारों वाला राजा नहीं था, क्योंकि आज के समय में जहाँ राजा होता है ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय भूमि का महत्व नहीं था, और जो आरंभिक आर्य थे वो भूमि से जुड़े हुए नहीं थे, और ना उन्हें कोई खेती का ज्ञान था। राज्य और राजा का जो कॉन्सेप्ट है वो हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं, क्योंकि उस समय कृषि में लोहे का प्रयोग होने लगा था, और उससे कृषि में स्थायित्व आया, उनके जीवन में स्थायित्व आया। राज्य और राजा का कॉन्सेप्ट उस समय उभरा। लेकिन जो आरंभिक जो चरण है ऋग्वेद काल के अंदर, उसमें जो है आर्यों का कृषि भूमि से कोई विशेष लगाव नहीं था या जुड़ाव नहीं था, तो इसलिए वो खेती से भी अनभिज्ञ नहीं थे। और एक कृषि जो होती थी, जहाँ मर्जी जो बो दिया, जो जम गया वही खा लेते थे। वो एक विधि पूर्वक खेती नहीं करते थे। पशुचारण पर ज़्यादा ध्यान था, मवेशियाँ पालते थे, और गाय सबसे महत्वपूर्ण थी। मैंने बताया, गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, और गाय का वध करना बहुत ही अपराध मानते थे वो। गाय को अगन्या शब्द मिलता है हमें ऋग्वेद के अंदर, अगन्या, गाय को नहीं मारा जा सकता। और दहेज के रूप में भी गाय को लेते और देते थे वो। तो हम बात करेंगे आज की वीडियो में ऋग्वैदिक समाज। ऋग्वैदिक समाज के अंदर मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि ऋग्वैदिक जो समाज था वो छोटे छोटे कुल में रहता था। हम सबसे पहले समझ लेते हैं आज की वीडियो में कि वहाँ का सोसाइटी कैसी थी। मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कशन किया था, लेकिन मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये देखिए, इस चित्र में आप देखिए, मान लिया कोई जन है। जन जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे विष में बटा हुआ था। विष, उसको विष बोलते थे। कुछ प्रशासनिक इकाइयाँ थी उस समय। एक जन जो था वो विष में बटा हुआ था। जैसे जन कई सारे विषयों में विभक्त था। विष
और विश्व फिर ग्राम में विभक्त था, ग्राम, और ग्राम जो है वो कुल में विभक्त थे। तो कुल सबसे छोटी इकाई होती थी जन, और जन का जो प्रमुख था, इनके जो प्रमुख थे वो भी हम देख लेते हैं। प्रमुख, उसको बोलते थे राजन, राजन, या इसके लिए ऋग्वेद में एक वर्ड मिलता है जनस्य गोपा। इसका मतलब होता है कबीले का रक्षक। जनस्य गोपा मतलब कबीले का रक्षक। जन, जन उस समय जो मुखिया होता था जन का, उसको बोलते थे। और ये जन जो है कई सारे विष में विभक्त था। जैसे एक विष हुआ, विष, 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 और फिर विष भी जो है बहुत सारे छोटे छोटे ग्राम में विभक्त थे। मान लिया विष भी छोटे छोटे ग्राम थे इसके अंदर। ऐसे अगर हम किसी विष को ऐसे बांट दें तो छोटे छोटे बहुत सारे ग्राम, जैसे ग्राम, ये एक ग्राम हो गया, छोटे छोटे ग्राम में विभक्त था। विष का जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे विषपति। क्या बोलते थे? विषपति। ग्राम का जो प्रमुख था उसको बोलते थे ग्रामीणी, ग्रामीणी। कुल का जो प्रमुख था उसको बोलते थे कुलप, कुलप, या ग्रहपति भी कहते थे उसको, ग्रहपति, जो हेड होता था। आज के समय में अगर हम प्रांत की बात करें, जैसे आज के समय में हम राज्य मान लेते हैं, राज्य, उस समय जो राज्य होता था, आज के समय का राज्य, तो उस समय का जन राज्य के समान था। विष जैसे जिला, जिला समझ सकते हैं हम एक तरह से जिला, और विष मतलब जिला अधिकारी, डीएम साहब, जिला अधिकारी के बराबर मान सकते हैं हम उसको, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ग्रामीणी, ग्राम थे, कुल परिवार को कहा जाता था। कुल क्या था? वो परिवार था, परिवार। और उस समय क्या थे? संयुक्त परिवार थे। ऋग्वेद के अंदर संयुक्त परिवार की प्रथा थी। एक ही परिवार में बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते थे, दादा दादी, नाना नानी, पिता पुत्र, पत्नी, बच्चे, पोते पुत्रियाँ, सब। और उनके लिए ऋग्वेद में एक वर्ड मिलता है नृत्य। मैंने बताया था नृत्य एक शब्द मिलता है, इसका मतलब होता है नाती या रिश्तेदार। ये सब एक ही जगह मिलते थे। परिवार के अंदर इस तरह का परिवार था, संयुक्त परिवार था। ऋग्वेद में महिलाओं की स्थिति पर अगर हम बात करें, अच्छी थी। मैंने पिछली वीडियो में बताया, ऋग्वेद में जो हमें डाटा मिला है हम उसी के आधार पर यहाँ का इतिहास पढ़ते हैं। तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। कुछ विदुषी महिलाएं भी थी, जैसे घोषा, विशुपाला आदि विदुषी महिलाएं थी जिन्होंने ऋग्वेद में रचना की थी मंत्रों की। और कुछ वर्ड हमें ऐसे भी मिलते हैं जो महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति पर प्रश्न चिन्ह भी खड़े करते हैं, जैसे नियोग प्रथा, बहुपति प्रथा। नियोग प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जो जिसका पति मर जाता था महिला का, तो एक रात के लिए अपने देवर से शादी करती थी संतान प्राप्ति के लिए, और वह अस्थायी विवाह होता था, सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए था। उसके बाद वो विवाह ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाता था और वो समाज में मान्य नहीं था। और उससे नियोग प्रथा से उत्पन्न जो संतान होती थी उसको बोलते थे क्षत्रज। क्षत्रज कहा जाता था संतान को। जो इस प्रथा से उत्पन्न पुत्र होता था या पुत्री, उसको क्षत्रज कहा जाता था। और ये समाज में हे दृष्टि से देखी जाती थी। उसके बाद एक प्रथा और मिलती है हमें, जैसे बहुपति प्रथा। बहुपति मतलब एक ही स्त्री के एक से अधिक भी पति हो सकते थे, और उसके वही बाद में निरंतर भी रहता है। जैसे कि महाभारत में आपने देखा होगा, द्रौपदी, उसके 5 पांडव पति थे। तो ऐसी प्रथा ऋग्वेद काल के अंदर भी हमें दिखती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऋग्वेद के अंदर सारे जो लोग थे वो कबीलों में रहते थे। हम थोड़ा सा इतिहास का डेवलपमेंट अगर देख लें, बात करें हम, जैसे जो पहले जन थे, जन, तो जब बहुत सारे जन थे, मान लिया 2 जन आपस में मिलते हैं, 2 कबीले समझ लो, 2 कबीले अगर मान लिया आपस में मिल जाएंगे तो उससे एक बड़ा कबीला बन जाएगा, और उसको ये बोलने लगे जनपद। जनपद, जनपद का अस्तित्व उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। और जब जनपद, 2 जनपद आपस में मिलेंगे, मान लिया एक जनपद ये और फिर एक जनपद ये, जनपद जब आपस में मिलेंगे तो इससे बाद में हम देखते हैं महाजनपद। महाजनपद जैसे 16 महाजनपद थे,
अंगुत्तर निकाय है, एक बुद्धिस्ट साहित्य, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जैसे कुरु, मगध, ये सब क्या थे, 16 जनपद थे। और महाजनपद के बाद फिर साम्राज्य, जिसमें सभी महाजनपदों को मिला दिया जाए तो फिर बन जाएगा साम्राज्य। जैसे कि पहला साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। तो भारत के अंदर ये डेवलपमेंट है, जैसे जन से जनपद, जनपद से महाजनपद और महाजनपद से साम्राज्य। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो हम धीरे धीरे आगे की जो वीडियो होगी उसमें हम कंटिन्यू समझेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जो ऋग्वैदिक काल है उस पर हम बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।